बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ का प्रूफ। लास्ट टाइम हम जो लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने प्रेशर ऑफ गैस की इक्वेशन निकाली थी, उससे मैंने कुछ दो प्रूफ भी किए थे। उसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ को आज क्या करना है, प्रूव करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास बॉयज़ लॉ देखें जी। तो बॉयज़ लॉ में हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास अब बॉयज़ लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन ये होता है कि बॉयज़ लॉ होता है जो वॉल्यूम होता है किसी भी कंटेनर का या प्रेशर जो होता है कंटेनर का, वो क्या होता है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। ठीक है, यानी ये दरअसल ये हमारे पास है कि जो प्रेशर है हमारे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास वॉल्यूम के। ये उल्ट भी हो सकते हैं, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ऐसे भी ले सकते हैं हम। ठीक है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब इसमें ये हमने प्रूव करना है जी। अब लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट। ये बॉयज़ लॉ था कि जब हमारे पास कोई भी कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या कोई भी कंटेनर का प्रेशर है वो वॉल्यूम के हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर क्या रहे हमारे पास जी, कांस्टेंट रहे जी। ठीक है, अब देखें जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन थी, ये आपने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये दोनों लॉ में यही यूज़ होगी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने याद रखनी, जो लास्ट टाइम हमने प्रूव भी की थी, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है जी, 1/2 m v² काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है जी। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। अब पी वी इज इक्वल टू 2/3 n एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास। अब देखें इसमें ना, ये 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है। ठीक है, और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है हमारे पास, ये भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। अब इसकी वजह पूछेंगे बच्चे के कि ये क्यों कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है बेटा, देखिए बॉयज़ लॉ में टेम्परेचर क्या आता है, कांस्टेंट। बॉयज़ लॉ में टेम्परेचर क्या आता है, कांस्टेंट होता है जी। ठीक है, क्या आता है जी हमारे पास, कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पढ़ी थी कि हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के क्या आता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने एक रिलेशन पढ़ा था हमने। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का कांस्टेंट होगा तो जारी बात है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। एवरेज एनर्जी भी क्या आ जाएगी, क्या जी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, देखिए ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि बॉयज़ लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस वजह से ये फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं हम कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और उसको हम ऐसे लिखते हैं पी वी, ये जो पी वी वैसे का वैसे ही आएगा, और उसमें ये सारा फैक्टर कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये देखें, अब ये वी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या पी को डिवाइड कर लें या वी को डिवाइड कर लें, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पी है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा 1/v के। तो ये हमने जी बॉयज़ लॉ को क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया जी। क्या कर दिया कि प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम टेम्परेचर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें जी। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने ये प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है किसी भी कंटेनर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। क्या हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना, यहाँ पे हमने क्या रखना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है जी, प्रेशर को क्या रखना है, हमने कांस्टेंट रखना है जी। ठीक है, तो ये हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो ये हमने ये प्रूव करना है, और कांस्टेंट क्या रखना है, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखना है। ठीक है जी, उसमें देखिएगा, आप देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने अभी बताई था कि ये दोनों में यूज़ होगी, पी वी इज इक्वल टू 2/3 n 1/2 mv²। ठीक है, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये वाली एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखिए जी हमारे पास, देखिए ये जो v है, ये v इधर वैसे का वैसे ही आएगा, ये प्रेशर नीचे आके क्या आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये प्रेशर क्या आ गया हमारे पास, इधर डिवाइड हो गया। ठीक है, और बाकी फैक्टर वैसे का वैसे ही है, 2/3 वैसे का वैसे ही है, n वैसे का वैसे ही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी वैसे की वैसे ही है। ठीक है जी, ये फैक्टर वैसे का वैसे ही लिखनी है। बस हमने क्या किया, p को इधर आके क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, अब देखें उसमें देखें, अब इसमें एक फैक्टर देखें, देखिए ये 2 भी कांस्टेंट, c भी कांस्टेंट। ठीक है, तो 3 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है हमारे पास, प्रेशर भी कांस्टेंट। अभी मैंने बताया कि चार्ल्स लॉ में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, p भी कांस्टेंट है। लेकिन ये जो
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये कांस्टेंट नहीं होगी, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, इसका मतलब टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या देगी, वेरी ही करेगी। ये एक रिलेशन हमारे पास देखिएगा, ये एक हमारे पास क्या था, रिलेशन था हमारे, मैं अभी पीछे समझा के आया हूँ आपको कि ये था हमारे पास क्या था, ये क्या था हमारे पास कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। अगर हमारे पास ये वेरी कर रहा है तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, वेरी करेगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ये वेरी करेगा, बाकी सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास 1/2 mv² का एवरेज, यानी काइनेटिक एनर्जी का एवरेज। तो हमें पता है कि हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर जो हमारे पास है वो इसके बराबर है, मैंने अभी बताया क्योंकि Q नंबर 2 है, जो एक टेम्परेचर का रिलेशन है हमारे पास वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों को कंपेयर करें तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या है हमारे पास, टेम्परेचर के। वॉल्यूम है जो गिवन गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो यही था हमारे पास चार्ल्स लॉ जी, क्या था हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास जी, देखें एक बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि डिफाइन द इंटरनल एनर्जी। क्या है हमारे पास, डिफाइन द इंटरनल एनर्जी हमारे पास जी, इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें हमारे पास। तो इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करें, व्हाट फैक्टर आर इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डिपेंड। कहता है कि हमारे पास आप ये साबित कर दें कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है उसकी डेफिनेशन कर दें और इंटरनल एनर्जी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है ये बता दें। अब देखिए हमारे पास, देखेंगे ये सिंपल है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मालिक्यूल है जी, ठीक है। अब इस फर्ज करें कि हमारे पास इस मालिक्यूल ने यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट की है जी, ठीक है जी। अब जब इसने मूवमेंट किया तो मूवमेंट की वजह से इसके अंदर पैदा हो गई काइनेटिक एनर्जी, क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पैदा होगी, ठीक है। उसके बाद देखें जी, अब जारी बात इसकी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी पैदा होगी, लेकिन इसने इस मालिक्यूल ने पोजीशन भी चेंज की है, यहाँ से यहाँ तक गया, इसने पोजीशन भी क्या किया, चेंज किया। फर्ज में यहाँ पे इनिशियल थी, यहाँ पे क्या होगी, फाइनल होगी हमारे पास, ठीक है। तो इसने पोजीशन भी चेंज किया, उसकी पोजीशन की चेंज की वजह से उसके अंदर क्या पैदा होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या पैदा होगी, क्या होगी जी, पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी, ठीक है। अब इसका ये एक कंटेनर के अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो मालिक्यूल है उसके अंदर हो रहा है, तो इसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी कैसे होगी, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के जो सब्सटेंस की जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है सिलेंडर के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम, हमारे पास क्या आती है, हमारे पास जी इंटरनल एनर्जी होती है, क्या आती है जी, हमारे पास इंटरनल एनर्जी की होती है, ठीक है। तो ये बताया हुआ है कि सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस टर्म ऑफ द इंटरनल एनर्जी। ये इसकी डेफिनेशन होगी, क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है जी। अब इसमें देखिएगा कि इसकी डिपेंडेंस किस पे करती है। सिंपल, आपने अगर आपने इसकी डिपेंडेंस बतानी हो ना, डिपेंडेंस बतानी हो, आप ये बता सकते हैं आई मीन क्या आता है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी। ये सिंपल इसके याद रखें कि आई मीन क्या आता है, इंटरनल एनर्जी। मैं कहता हूँ कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्या करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब हमारे पास ये टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करती है, क्योंकि टेम्परेचर में इसलिए डिपेंड करती है कि इन मालिक्यूल की कोई ना कोई एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है जो मूवमेंट की वजह से होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या आती है हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, क्या आती है हमारे पास, टेम्परेचर की। ये अभी मैंने समझाया। तो जाहिर बात है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ेगा, और जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी भी, इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी हमारे पास, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास। हम कह सकते हैं कि सिंपल हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर के, क्या होती है, टेम्परेचर। क्योंकि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। ये दोनों सही है, ये क्या हमारे पास है, दोनों सही है। तो हमारे पास क्यों क्या मतलब इसका हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से हमारे पास क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो ये लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, द मॉलिक्यूल ऑफ अ
गैस आइडियल गैस डू नॉट एग्जर्ट फोर्स ऑन अनदर, कोई फोर्स एक दूसरे पे नहीं लगाते। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस सिस्टम इज जनरली ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। कहता है उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। ऑफ इट्स मालिक्यूल सिंस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक ऑफ इट्स मालिक्यूल, क्योंकि आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, डिफाइन करता है। फॉर द आइडियल सिस्टम द इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये मैं सारी बात समझा चुका हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे या फिर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।